दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 8 जनवरी 2020 और आज के हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आइए सबसे पहले पीआईबी की न्यूज़ पर नज़र डालते हैं। तो पहली जो पीआईबी में न्यूज़ थी प्रवासी भारतीय दिवस को लेकर के थी और यह प्रत्येक वर्ष मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मामलों के मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। और अगर पूछा जाए क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह एक प्रकार का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है किसको, जो ओवरसीज इंडियंस हैं उनके लिए, कि वो भारत से कनेक्ट हो सकें और भारत के साथ एंगेज हो करके क्या कर सकें, यानी अपने विचारों को आदान प्रदान कर सके। अगर बात किया जाए कि जो 2021 का होने जा रहा है ये किस क्रम का है, तो ये 16वां है प्रवासी भारतीय दिवस। और इस बार की जो थीम रखी गई है ये ध्यान रखिएगा, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत इस बार की 2021 की थीम है। इस बार जो चीफ गेस्ट होंगे प्रवासी भारतीय दिवस के वह सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि सूरीनाम के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। उसे प्रवासी भारतीय दिवस के चीफ गेस्ट के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। इसी के साथ यूथ प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अब आपके एग्जाम में यूथ प्रवासी दिवस पूछा है या प्रवासी दिवस पूछा गया है, तो दोनों को ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। अगर यूथ प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो 2021 की इसकी थीम अलग है। यूथ प्रवासी दिवस की जो थीम है उसकी है ब्रिंगिंग टुगेदर यंग अचीवर्स फ्रॉम इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, यूथ प्रवासी भारतीय दिवस की थीम ब्रिंगिंग टुगेदर यंग अचीवर्स फ्रॉम इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा रखा गया है। अगर बात करें तो स्पेशल गेस्ट यूथ प्रवासी दिवस पर किसको बुलाया गया, तो न्यूजीलैंड की अभी हाल ही में भारतीय मूल की मंत्री बनाई गई हैं जिनका नाम है प्रियंका राधा कृष्णन को कम्युनिटी एंड वॉलंटरी सेक्टर का मंत्री बनाया गया है। और यही जो यूथ प्रवासी भारतीय दिवस है उसकी स्पेशल गेस्ट होंगी। अब बात करें ये क्यों मनाया जाता, क्योंकि इसी दिन 1915 में कौन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से विदेश से वापस भारत लौटे थे। तभी उसी को ध्यान में रखकर उसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला जो दूसरी न्यूज़ थी वो किसको, तो अभी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसको लेकर थी। उसी का एक जो स्टेज है, फेज है 360 किलोमीटर, उसी को ऑपरेशनलाइज्ड किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इसका उद्घाटन किया है और यह रेवाड़ी से मदार यानी रेवाड़ी आपका कहाँ है, हरियाणा में है, तो रेवाड़ी से मदार के सेक्शन के बीच डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का यानी उद्घाटन किया गया है। अब यहाँ बात आई है कितने किलोमीटर है, पूछा जा सकता, यानी 306 किलोमीटर है। अब यहाँ बात कर लेते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी इसमें जो मालवाहक ट्रेन होती हैं उन्हीं को आने जाने की अनुमति होगी। और यह जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसी प्रकार वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को विकसित किया जा रहा है। तो यह ब्रॉड गेज फ्रेट कॉरिडोर है। अगर पूरा पूछा जाए कि वेस्टर्न डेडिकेटेड
फ्रेड कॉरिडोर इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो यह 1483 किलोमीटर है और यह यूपी के दादरा से शुरू होकर के कहाँ तक ये जाएगी? यूपी के दादरा से शुरू होकर के यानी कि नवी मुंबई यानी नहावा सेवा जो पोर्ट ट्रस्ट है मुंबई का, वहाँ तक इसको शुरू किया जाएगा। अगला जो न्यूज़ था उसको देख लेते हैं पीआईबी में। न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम फॉर जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर को 2 यूटीज जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में क्या किया गया, जब इसका यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित किया गया, तो उसी के बाद यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए स्कीम कई लॉन्च की गई। उन्हीं में से है न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर। इसे 2021 में क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। अब आपका ध्यान रखिएगा, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें पूरी फंडिंग सेंट्रल सरकार के द्वारा की जाएगी और टोटल इसका जो आउटले लागत आएगी वह 28,400 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है और यह कब तक? 2037 तक, ध्यान रखिएगा, अप टू 2037 यानी 2037 तक इसको डेवलप किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य रोजगार का सृजन हो, जिससे कि यहाँ के लोगों का जो कहा जाए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जीवन का स्तर है, वो भी क्वालिटेटिव हो, क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट हो, ताकि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी सुधारा जा सके। अब इसके अंतर्गत स्मॉलर यूनिट्स विद इन्वेस्टमेंट, यानी छोटी छोटी यूनिट के रूप में क्या किया जाएगा? इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। लार्जर यूनिट के रूप में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो जो स्मॉलर यूनिट के लिए निवेश किया जाएगा उसमें प्लांट व मशीनरी लगाई जाएगी और ये कितना? इसके लिए 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। पूछा जा सकता है कितना प्लांट एंड मशीनरी के लिए? तो अप टू 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, इसमें जो कैपिटल इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा वो कितना? 7.5 करोड़ रुपए का कैपिटल इंसेंटिव भी प्रदान किया जाएगा। यानी कैपिटल पूंजी प्रोत्साहन से बोलते हैं, वो 7.5 करोड़ रुपए का प्रदान किया जाएगा। और कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन यानी कि पूंजी ब्याज माफ़ी भी प्रदान की जाएगी, जो कि कितने % होगी? 6% होगी। और समय कितना? 7 वर्षों के लिए। मैक्सिमम 7 वर्ष तक कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे 6% का कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन यानी कि पूंजी ब्याज माफ़ी भी प्रदान की जाएगी 6%। और ये मैक्सिमम कितने सालों तक? ये 7 सालों तक ऐसी छूट कहा जाए ब्याज माफ़ी प्रदान की जाएगी। अगला देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 2 दिन का एक वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इसी का नाम क्या रखा गया? एडुकॉन 2020। तो ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है कि एडुकॉन 2020 क्या है? तो यह वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस था और इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है? तो इसको ऑर्गेनाइज्ड किया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, जो कि बठिंडा में है। बठिंडा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के द्वारा इसका क्या किया गया? ऑर्गेनाइज्ड किया गया है। और इसमें सहयोग किसके साथ लिया गया? कोलैबोरेशन किसके साथ लिया गया? ग्लोबल एजुकेशन रिसर्च एसोसिएशन से मदद ली गई है। ग्लोबल एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन से सहयोग लिया गया है। अब उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थीम है। क्या थीम रखी गई है? इनविजनिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफार्मिंग यूथ टू रीस्टोर ग्लोबल पीस। इस बार की ये क्या है? थीम रखी गई है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एडुकॉन 2020 की थीम क्या है? इनविजनिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफार्मिंग यूथ टू रीस्टोर ग्लोबल पीस इस बार की थीम रखी गई। अब कुछ न्यूज़ जो 1 लाइनर टाइप की हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। इनमें से इम्पॉर्टेंट आपके लिए है हिमा कोहली ये अभी हाल ही में तेलंगाना की क्या
यानी मुख्य न्यायाधीश बनाई गई हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि भारतीय महिला हैं और यह तेलंगाना की पहली भारतीय महिला हैं जो तेलंगाना की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। इनको शपथ दिलवाए हैं कौन? तो इनको शपथ यहाँ के जो गवर्नर हैं तेलंगाना के, यानी तमिलिसाई सुंदरराजन के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है। और ये किसका रिप्लेस की हैं, यानी किसका स्थान लेंगी? तो ये रघुवेंद्र सिंह चौहान का स्थान लेंगी। किसका? रघुवेंद्र सिंह चौहान। और रघुवेंद्र सिंह चौहान को कहाँ का? उत्तराखंड का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। अब यहाँ उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जानिए कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं इनको कौन हटाता है? तो हटाने की पावर, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के पास है। लेकिन इनको शपथ कौन दिलाता है? कौन शपथ दिलाता? तो गवर्नर के द्वारा, कंसर्न्ड स्टेट के, संबंधित राज्य के गवर्नर के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 217 में किया गया है। किस आर्टिकल में? 217 में किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात आई कि तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। 2 जून 2014 को हुआ था। तो तेलंगाना का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो पहला न्यायाधीश याद रखिएगा टीबीएन राधाकृष्णन तेलंगाना के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अब यहाँ पूछा जाए भारत में जो हाई कोर्ट हैं उनमें से पहली बार महिला मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया था? तो लीला सेठ को बनाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। अगली जो न्यूज़ थी ये डॉक्टर राज अय्यर को लेकर के थी। भारतीय मूल के जब कोई व्यक्ति विशेष किसी विश्व में किसी इम्पॉर्टेंट पोस्ट पे नियुक्त किए जाते हैं या प्रमुख बनाए जाते हैं तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो डॉक्टर राज अय्यर, इनको ये पहली बार हुआ है कि इनको जो इंडियन ओरिजिन के हैं और इनको चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहाँ? आर्मी में बनाया गया, ध्यान रखिएगा। तो इसको डॉक्टर राज अय्यर को आर्मी सेना का चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनाया गया है और इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के ये प्रथम व्यक्ति हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट है ये आपका वन लाइनर टाइप का जो पीसेस उन्हें पूछ लिया जाता, वो ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसाक को लेकर के था। तो क्लेयर पोलोसाक ये पहली महिला हैं, पहली फर्स्ट फीमेल हैं जिनको क्या किया गया है, यानी 4th एम्पायर के रोल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और यह जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच होगा उसके अंतर्गत इनको एम्पायर बनाया गया है। तो आज का डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।